नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 22 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के हम सभी जीएस के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, जाकर सारे को कंप्लीट कर लीजिए। आपके जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है सभी को लगातार रिविजन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेखला चादर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य की मुख्य पोशाक है? ये बिहू का हो जाएगा। मेखला चादर जो है बिहू में लोकप्रिय है। बात करें मेखला चादर मुख्य रूप से असम के लोकप्रिय लोक नृत्य बिहू में लोकप्रिय है, जहां नर्तकियों इस पारंपरिक पोशाक में सजकर वसंत के आगमन और फसल उत्सव की खुशी व्यक्त करती है, जो असम की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। और आपको कल जो वीडियो मिलने वाला है वो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का महामैराथन वाला वीडियो मिलने वाला है। उससे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न जो है आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा रहा है। अगर बात करें असम में कौन कौन सा, ये सभी जीआई टैग जो प्राप्त है इसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो ये देख लीजिए। तो असम के जीआई टैग से संबंधित कौन कौन हो जाएगा? मूगा सिल्क हो जाएगा, गमोसा ये इंपॉर्टेंट है, बोडो और नई, बोका साउल और चिपचिपा चावल ये सभी असम का जीआई टैग प्राप्त है। बिहार की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, मगहई पान और शाही लीची मुजफ्फरपुर बिहार से संबंधित है। ये सभी इंपॉर्टेंट आगे के स्टेटों में जरूर पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बनारसी ब्रोकेड साड़ी, इसके अलावा पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट, बरेली बेंत और बांस शिल्प, थारू कढ़ाई ये सभी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिसी रसगुल्ला हो जाएगा, सिबलीपाल काई चटनी हो जाएगा, कोरापुट काला जीरा चावल ये सभी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो श्री कालहस्ती कलमकारी, कोंडापल्ली खिलौना और तिरुपति लड्डू ये आंध्र प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो टंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बसो हली पश्मीना शॉल, किश्तवाड़ का लोई कंबल, चिकड़ी शिल्प ये सभी जम्मू कश्मीर का है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें ईदू मिस्मी वस्त्र, इसके अलावा अदरक हो जाएगा, अरुणाचल ऑरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमए सेक्शन में खाली सेल गिनने के लिए पेजअप फंक्शन का उपयोग कैसे किया जाता है? एमएस सेक्शन में खाली सेल गिनने के लिए पेजअप या डाउन का इस्तेमाल सीधे नहीं होता है, बल्कि काउंट ब्लैंक फंक्शन का प्रयोग किया जाए, जो एक रेंज में खाली सेलों की गिनती करता है। और आप इसे किसी भी रेंज जैसे A1 से लेकर B10 के साथ उपयोग कर सकते हैं। अगर आप पूरे कॉलम या कई रेंज की खाली सेल्स गिनना चाहते हैं तो आप इसे एक साथ लिख सकते हैं, जैसे काउंट ब्लैंक, इसके बाद इस प्रकार, उसके बाद ए डॉट बिंदु ए कॉमा, इसका B2 और C10 तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए फुल फॉर्म सभी लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में लगातार करा रहा है, जिससे लगातार प्रश्न आ रहा है। अगर बात करें एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, जो भारत की एक सुरक्षित और लोकप्रिय प्रणाली है, जो आपको बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजने की सुविधा देता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित होता है। प्रमुख फुल फॉर्म जान लीजिए जो बैंकिंग से संबंधित है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। एनईएफटी की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। आरटीए जिसकी बात किए रहे तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जो बड़े फंड ट्रांसफर के लिए तुरंत सेटलमेंट करता है। यूपीआई की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आईएफसी की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अगर बात करें एटीएम का फुल फॉर्म तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो होता है। एसएलआर का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। डीडी का फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट होता है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ईसीबी का फुल फॉर्म एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है।
PIS का फुल फॉर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फुल फॉर्म की बात करें तो IBPS का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है। SIDBI का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। PPF का फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। नरेगा और मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? सभी को पता है गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का सराहनीय प्रदर्शन रहा। ओलंपिक 2020 में 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीता गया था। और नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। बात करें जो किसी भी ओलंपिक भारत की ओर से सर्वाधिक पदक है, मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता, जो ओलंपिक में भारोत्तोलन में अब तक का दूसरा पदक था। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो 6 पदक जीता, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल रहा। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेसन डी लियोन द्वारा लिखी गई पुस्तक का पूरा शीर्षक क्या है? उन्होंने अपनी नई किताब सोल्जर्स एंड किंग्स सर्वाइवल एंड होप इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग में उनकी कहानियाँ लिखा, जिसे नॉन फिक्शन श्रेणी में राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? जावोखिर सुंदरेव बना है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 में पुरुष का विजेता उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव बने हैं, जिन्होंने फाइनल में चीन के वेई ई को हराया। वहीं फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत की 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होता है? 10 महिलाओं की आवश्यकता होता है। बात करें अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए 10 से 20 महिलाओं की आवश्यकता होता है, यानी न्यूनतम पूछा जाए तो 10 हो जाएगा, ठीक है। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क से जोड़ना है और उन्हें आर्थिक गतिविधि के लिए सशक्त बनाना है, जहाँ एक परिवार से केवल एक महिला ही सदस्य बन सकती है। और यह एक बचत व ऋण समूह होता है और जहाँ सदस्य छोटी बचत करते हैं और आपस में छोटे ऋण देते लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में किसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से विलुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा है और यह हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम बचा है, जबकि चीता के एशियाई चीते के रूप में भारत से लुप्त घोषित किया गया था। लेकिन अब अफ्रीकी चीतों को बसाया जा रहा है और चीता को भी IUCN की लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। पर मुख्य रूप से GIB गंभीर खतरे में है और इसे बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट GIB चल रहा है, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के अंतिम पदक तालिका में किस टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया था? सर्विसेज ने हासिल किया था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजित किया गया और अंतिम पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने प्रथम स्थान हासिल किया, जिन्होंने 121 पदकों यानी 68 गोल्ड, 26 रजत और 27 कांस्य के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पर पदक तालिका देख सकते हैं। सर्विसेज सबसे ऊपर में 121 पदक हो जाएगा, महाराष्ट्र का 201 पदक हो जाएगा, हरियाणा के 153 पदक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल वाले को ऊपर रखा जाता है, तो 68 गोल्ड के साथ सर्विसेज सबसे ऊपर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वर्ष 2009 में वेंकट रामकृष्णन के साथ रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2009 में वेंकट रामकृष्णन के साथ रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार थॉमस ए स्टिर्ज और एडा ई यूनाथ को और राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए संयुक्त रूप से दिया गया था, जिसने प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को समझने में मदद किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। बात करें एसआई के 7 मूल धारा मात्रक होता है। बात करें लंबाई का तो मीटर होता है। द्रव्यमान का यहाँ पर किलोग्राम का हो जाएगा। समय का सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तापमान का केल्विन हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, सूरदास के गुरु कौन थे? गुरु वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने सूरदास को भक्ति मार्ग की शिक्षा दिया और पुष्टि मार्ग का ज्ञान प्रदान किया, जिसे सूरदास अष्ट छाप के प्रमुख कवि बने और सूरसारावली जैसे महान ग्रंथों की रचना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। किसी देश की कुल आय यानी राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, जो उस देश में प्रति व्यक्ति औसत आय और आर्थिक विकास के स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविड स्लेयर को किस उपन्यास के लिए ध्रुपदी का बुकर पुरस्कार मिला है? फ्लैश के लिए मिला है। डेविड स्लेजले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए ध्रुपदी का बुकर पुरस्कार मिला और इस जीत के साथ वे यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक बन गए, जो अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिए जाने वाले एक प्रतिष्ठित सम्मान है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ध्रुपदी से, तो इसके विजेता बानू मुश्ताक है। कृति किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, जो मूल जो है कन्नड़ भाषा में है। अनुवादक की बात करो दीपा भस्ती हो जाएगा। मुख्य जानकारी, यह पुरस्कार दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों में महिलाओं के जीवन को दर्शाता है और लेखक और अनुवादक को संयुक्त रूप से 50,000 यूरो की राशि मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1659 से 1660 ईस्वी या 1663 में अपनी निजी इबादत और महिलाओं के लिए करवाया था, जो सफ़ेद संगमरमर से बना एक सादी लेकिन खूबसूरत मस्जिद है और लाल किले के अंदर स्थित है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट स्मारक और उसके निर्माणकर्ता के बारे में जान लीजिए, जो आगे के चैप्टर में जरूर पूछा जाएगा। तो आगरा किला का निर्माण जो अकबर के द्वारा करवाया गया, जो आगरा उत्तर प्रदेश में है। अकबर के मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में, इसका निर्माण अकबर द्वारा शुरू किया गया और जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। आनंद भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू करवाया था और ये जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। आराम बाग जो है कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में, इसे बाबर ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में, इसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाया था। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसे गुप्त शासक ने बनवाया था। अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर राजस्थान में, इसे जो है सुल्तान सैफुद्दीन ने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसे औरंगजेब ने बनवाया था। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान में, इसे राजा सूरजमल ने बनवाया था। छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसे मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसे असफुद्दौला अवध के नवाब के नाम से भी जाना जाता है, इसने बनवाया था। 4 मीनार हैदराबाद तेलंगाना में, इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चरारी शरीफ, इसे जो है जम्मू कश्मीर और इसे जैनुल आबिदीन ने बनवाया था। दीवाने खास आगरा उत्तर प्रदेश में, इसे शाहजहां ने बनवाया था। इसके अलावा बात करें दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में, इसे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं दिख रहा है। इसने जो है इसे दिलवारा का जैन मंदिर की बात करते तो बिमल शाह वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं के मकबरा की बात कर दिल्ली में है और इसे हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। जामा मस्जिद की बात करें दिल्ली और आगरा उत्तर प्रदेश में है और इसे जो है शाहजहां ने बनवाया था। जंतर मंतर नई दिल्ली में, इसे महाराजा जय सिंह द्वितीय यानी सवाई सिंह के नाम से भी जाना था, इन्होंने बनवाया था। जयगढ़ का किला जयपुर राजस्थान में, इसे महाराजा जय सिंह यानी सवाई जय सिंह ने बनवाया था। नाहरगढ़ का किला जयपुर राजस्थान में, इसे सवाई जी सिंह यानी महाराजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। जोधपुर का किला जोधपुर राजस्थान में, इसे महाराजा राधो जोधा जी ने बनवाया था।
जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में इसे अनंत वर्मन चोडगंग ने बनवाया था। लाल बाग बेंगलोर कर्नाटक में इसे हैदर अली ने बनवाया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद तेलंगाना में इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा उत्तर प्रदेश में इसे शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली वाला इसे औरंगजेब ने बनवाया था। पुराना किला दिल्ली इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। पत्थर की मस्जिद पटना बिहार में इसे परवेज शाह ने बनवाया था, यानी जहांगीर का बेटा ने। कुतुब मीनार जो है दिल्ली वाला, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली में है, इसे शाहजहां ने बनवाया था। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है, इसे नवाब शुजा उदौला ने बनवाया था। ताजमहल की बात कर आगरा उत्तर प्रदेश में शाहजहां ने बनवाया था। बेलूर मठ कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इसे स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। विष्णुपद मंदिर गया बिहार में इसे रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से विषम का चयन करिए। इस प्रकार दिया गया था जेट स्ट्रीम, चिनूक, मानसून और मिस्टर। इसमें जो है जेट स्ट्रीम जो है विषम हो जाएगा। जेट स्ट्रीम वायुमंडल के ऊपरी स्तर यानी क्षोभ मंडल में पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाला तेज हवाओं की संकरी और शक्तिशाली धाराएं होता है, जो मौसम को नियंत्रित करता है। उनकी ऊंचाई लगभग 30,000 फीट होता है या उससे अधिक होता है, जो तापमान में अंतर के कारण बनता है और विमानन तथा जलवायु को प्रभावित करता है। विभिन्न देशों के कई स्थानीय पवन की बात करें, जैसे भारत पाकिस्तान में गर्म लू चलता है, अफ्रीका में गर्म हरमटा चलता है जिसे डॉक्टर वायु कहा जाता है, यूरोप फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर ठंडी मिस्ट्रल चलता है, सहारा से यूरोप की ओर गर्म सिरोको यानी जिसे खमसीन, और अमेरिका कनाडा में रॉकी पर्वत से गर्म चिनूक चलता है, जो स्थानीय मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है, और ये मैंने आपके कंप्यूटर के क्लास में कराया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जान लीजिए जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। Ctrl+C से कॉपी किया जाता है, Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है, Ctrl+X से कट किया जाता है, Ctrl+Z से पिछली क्रिया को वापस किया जाता है यानी अंडू किया जाता है, Ctrl+Y से पिछली क्रिया दोहरा यानी रीडू किया जाता है, Ctrl+A से सभी टेक्स्ट चुने यानी सिलेक्ट ऑल हो जाता है, Ctrl+A से डॉक्यूमेंट सेव होता है, Ctrl+P से प्रिंट विंडो खुलता है, Ctrl+F से टेक्स्ट को ढूंढना यानी फाइंड किया जाता है, Ctrl+N से नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, Ctrl+W से डॉक्यूमेंट बंद कर यानी क्लोज किया जाता है। और फॉर्मेटिंग से जान लीजिए, Ctrl+B से टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है, Ctrl+I से टेक्स्ट को इटैलिक किया जाता है, Ctrl+U से टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन किया जाता है, Ctrl+Shift+C से फॉर्मेट को कॉपी किया जाता है, Ctrl+Shift+V से फॉर्मेट को पेस्ट किया जाता है, Ctrl+ इस प्रकार का हाइफन देने से फॉन्ट साइज में 1 पॉइंट घटाया जाता है, Ctrl+ इस प्रकार के हाइफन इधर वाला इसे 1 पॉइंट बढ़ाया जाता है, Ctrl+ स्पेस बार से टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट से रीसेट किया जाता है, Shift+F3 से चुनी हुई टेक्स्ट को केस बदले जैसे छोटे से बड़े अक्षर में बदलना होता है। अब जान लीजिए F1 कुंजी जान लीजिए जो F12 तक होता है टोटल। F1 से सहायता यानी हेल्प किया जाता है यानी स्क्रीन खोला जाता है। F2 से चुनी हुई फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। F3 से सक्रिय एप्लीकेशन में सर्च फंक्शन खुलता है। F4 से Alt+F4 दबाने से सक्रिय विंडो बंद होता है। MS वर्ड में पिछला काम दोहराया जाता है। F5 से पेज या विंडो को रिफ्रेश करता है और पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करता है। F6 ब्राउज़र या ऐप्स में एड्रेस बार पर जाने के लिए होता है। F7 MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है। वही मैक में पर्यायवाची के लिए इसे यूज किया जाता है। F8 से बूटिंग के दौरान सेफ मोड में जाने के लिए किया जाता है। F9 ईमेल भेजने या रिफ्रेश करने के लिए होता है। F10 से मेनू बार को सक्रिय करता है। F11 फुल स्क्रीन मोड में जाने या बाहर निकलने के लिए होता है और F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलता है, विशेषकर MS ऑफिस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूत पीटक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सभी को पता है, बौद्ध धर्म के शिक्षा और प्रवचन से संबंधित है। सूत पीटक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश और शिक्षा संग्रहित है, जो त्रिपीटक के नाम से जाना है, जिसे विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम पीटक का दूसरा भाग है। और थेरवाद बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के वचन और उनके शिष्यों का संवाद है। अगर बात करें बौद्ध धर्म के 3 मुख्य पीटक ग्रंथ है, जिसमें सूत पीटक बुद्ध के उपदेश है, विनय पीटक में भिक्षुओं के नियम है और अभिधम पीटक में बौद्ध दर्शन के सिद्धांत हैं, जो मिलकर त्रिपीटक कहलाते हैं। और ये तीनों पीटक पाली भाषा में लिखे गए हैं और बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते चुने गए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? 38वां स्थान है। और मैंने जितने भी सूचकांक हो गया, ये सभी के करंट पर मैं एसपीडी में 9 घंटे के मैराथन वीडियो लिए हुए हैं, उसमें मैंने कराया हुआ। और ये वीडियो आपका दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है, उसको जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। करंट अफेयर की बात करो, 10 प्रश्न जो है करंट अफेयर से आ रहा है और मैं 9 घंटे का एसपीडी का मैराथन वीडियो दिए हूँ, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ में बात करें 20+ जो है स्टैटिक जीके पूछ रहा है, और ये भी स्टैटिक जीके मैंने आपके प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। दो आपको स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो मिल जाएगा, उसको सबसे नीचे जाकर देख सकते हो। वही दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है। इन सभी महत्वपूर्ण वीडियो को मैंने आपके प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, सारे को कंप्लीट कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। अगर बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर रहा है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। और यह निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर है, खासकर ज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यह रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी किया गया और भारत ने 139 अर्थव्यवस्थाओं में यह स्थान हासिल किया है। बात करें 2025 में भारत ने विभिन्न सूचकांकों में मिली जुली रैंकिंग की बात करें, जिसमें सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी में 99वां स्थान हासिल किया है, वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां स्थान हासिल किया है, वहीं वैश्विक नवाचार सूचकांक जीआईए में 38वां स्थान हासिल किया है, जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118वां रैंक हासिल किया है, वहीं वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 102वां रैंक हासिल किया है। ये भी जितने भी सूचकांक है, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर बात करें सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में सूचकांक 2025 में 167 देशों में 99वें स्थान पर भारत रहा है, पहली बार शीर्ष 100 में आया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 133 देशों में 38वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 147 देश में 118वें स्थान पर भारत आया है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में 163 देश में 115वें स्थान पर आया है। वहीं 102वें वैश्विक भूख सूचकांक में भारत जो है 102वां स्थान वैश्विक भूखमरी सूचकांक में आया, जो 123 देशों में से है। 71वां ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में आया स्थान, और ये जो है टोटल 2024 में इसे 63वां स्थान था, और वर्तमान 2025 में 71वां स्थान है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 यानी अंकडाट के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त करने में 15वां स्थान रहा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्री लोकसभा यानी जनता के सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री सहित को इस्तीफा देना होता है। और यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में निहित है और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया, और आज ही मैंने फर्स्ट शिफ्ट में ये सभी क्वेश्चन कराया है। बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति और वहाँ के संविधान से लिया गया है, जो 1789 से 99 के दौरान हुआ था। और भारतीय संविधान की
प्रस्तावना में इन आदर्शों को शामिल किया गया जो फ्रांस और हैती का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति किया हुआ है? डॉक्टर कनाथ दास की नियुक्ति किया गया। सितंबर 2025 में प्रसिद्ध कवक विज्ञानी डॉक्टर कनाथ दास को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BIS के 13वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने 25 सितंबर 2025 को पदभार संभाला और इस प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले माइकोलॉजिस्ट यानी कवक विज्ञानी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण क्षेत्र एशियाई संघ यानी सार्क की स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना 1985 में किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क नामक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ। जो इस संगठन के आरंभ में 7 सदस्य थे, जो मुख्यतः दक्षिण एशियाई में स्थित है, अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हो जाएगा। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके मुख्यालय जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है और ये अमेरिका में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन यानी आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी OPEC का मुख्यालय सिंगापुर में है। इस्लामी सहयोग संगठन OIC का मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिशन कर्मयोगी के रीढ़ के रूप में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्य करता है? iGOT कर्मयोगी कार्य करता है। मिशन कर्मयोगी के रीढ़ iGOT यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है और यह सरकारी कर्मचारियों को कहीं भी कभी भी सीखने के व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन दक्षताओं में ऑनलाइन कोर्स प्रदान करता है, ताकि वो अपने कौशल को बढ़ा सके और बेहतर सार्वजनिक सेवा प्रदान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स के विकास में योगदान में 2009 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चार्ल्स के काओ को दिया गया। 2009 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा चार्ल्स कुएन काओ को ऑप्टिकल संचार के लिए फाइबर में प्रकाश के संरचना से संबंधित अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया गया, जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के नींव रखा, जिससे आधुनिक इंटरनेट और दूर संचार संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल में CC का क्या मतलब होता है? ईमेल में CC का मतलब कार्बन कॉपी होता है, जिसका उपयोग मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य लोगों को ईमेल की एक प्रति यानी कॉपी भेजने के लिए किया जाता है, ताकि उन सभी को ईमेल की जानकारी हो और वे बातचीत का हिस्सा बन सके और वह सभी प्राप्तकर्ता एक दूसरे को देख और पढ़ सकते हैं कि कैसे किसे कॉपी किया गया है, लेकिन आमतौर पर उनसे तुरंत जवाब की उम्मीद नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? कथक से हो जाएगा। देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछा जा रहा है। और आपको कल सुबह जो है 9 बजे के करीब में बहुत बड़ा मैराथन वीडियो जो है हम आर्ट एंड कल्चर के लाने वाले हैं, जिससे आपको एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। बात करें प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है और उन्हें नृत्य सामग्री जो है के रूप में जाना जाता है। सितारा देवी को कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं, जिनमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 में, पद्मश्री 1973 में और कालिदास सम्मान 1995 में प्रमुख है। और उन्हें जो है नृत्य सामग्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्यांगना के बारे में जान लीजिए। कथक से कौन कौन संबंधित है? बिरजू महाराज हो जाएगा, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्री माली, सुनैना हजारीलाल,
कुमुदिनी लखिया और शोभना नारायण, ये सभी जो कथक की कलाकार हैं। भरतनाट्यम की बात करें तो टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी रोंडेल फर्स्ट आज पूछा गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर, जयंत सीवी चंद्रशेखर, उसके अलावा M.K. सरोजा, शांता और VP धनंजय, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। मणिपुरी की बात करें तो गुरु अमोवी सिंह, बीनो देवी, राजकुमार सिंह जी सिंह, ये सभी जो है मणिपुरी से संबंधित हैं। मोहिनीअट्टम की बात करें तो श्रीमती कलामंडलम क्षेमवती, पवित्रन, डॉक्टर कनक रेले, ये सभी मोहिनीअट्टम की कलाकार हैं। छऊ की बात करें तो मकर ध्वज दरोधा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे छऊ से संबंधित है। ओडिसी की बात करें तो केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, गीता महलिक और डॉक्टर मीनाती मिश्रा ओडिसी की कलाकार हैं। कथकली की बात करें तो PK कुंजू कुरूप, कलामंडलम राजन, मधुवार वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमन कुटी नायर, ये सभी कथकली के कलाकार हैं। सत्रिया की बात करें तो घनकांत बोरो बयान, ये सत्रिया के कलाकार हैं। कुडियट्टम की बात करें तो अमनूर माधव चकियार हैं। पंडवानी की बात करें तो तीजन वाई कलाकार हैं। कालबेलिया से संबंधित गुलाबो सपेरा है। और क्रिएटिव नृत्य और कोरियोग्राफी के लिए उदय शंकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एस रैम और डी रैम में क्या अंतर है। एस रैम जिसे स्टैटिक रैम तेज, महंगी और कम क्षमता वाली होता है जो CPU कैश में इस्तेमाल होता है, जबकि डी रैम यानी डायनेमिक रैम कहा जाता है जो धीमी, सस्ती और ज़्यादा क्षमता वाली होता है, जो कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी रैम के रूप में उपयोग होता है, क्योंकि इसे डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश रिचार्ज करने की ज़रूरत होता है, जबकि एस रैम को नहीं होता है। एस रैम ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है और तेज होता है, जबकि डी रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है और धीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था। लगातार पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा जा रहा है और मैंने पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो जो आपके दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, जाके नीचे में देख लीजिएगा। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और ये जो है 1951 से 56 तक चला था और जो कृषि पर केंद्रित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें प्रमुख पंचवर्षीय योजना के मॉडल में तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था, जो मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुद बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था। इसका मॉडल जो महालनोबिस मॉडल हो जाएगा। मुख्य फोकस भारी उद्योग और औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक था। इसका मॉडल जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था, जो कृषि और निर्यात पर जोर दिया गया था और कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक था और ये जो गाडगिल मॉडल पर आधारित था और ये स्थिरता और कृषि पर विकास पर केंद्रित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक था। इसका मॉडल जो है DP धर मॉडल था। मुख्य फोकस गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था। वहीं बात करें छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक था। ये जो है रोलिंग प्लान मॉडल जो है रोलिंग प्लान पर था और फिर नया मॉडल इस पर लागू किया गया। मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास था। तो आज के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बस थोड़ी देर में दोनों जो है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सारे प्रश्न को इंक्लूड करके आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जो आप तीनों को कंप्लीट करके देख लीजिएगा। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बहुत कम क्वेश्चन कराए हैं, उन सभी का क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब तीनों शिफ्ट के एक साथ वीडियो मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं लाइक करके ही जाइएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा जो बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच, यानी 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट के साथ 1 साल फ्री दिया जाएगा। कूपन कोड आपको 7 लगाना है। SAW आपको 12% के डिस्काउंट के साथ आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा। मात्र आपको 300 के आसपास मिल जाएगा और साथ में आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा। पास प्रो या पास प्रो दोनों पर आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको 2 साल का वैलिडिटी मिलने वाला है, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्टर टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए तैयार रहेगा। इसके अलावा टेस्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहां पर PDF मिल सके। कमेंट जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उसके माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।